हेलो फ्रेंड, विधिगंचल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने और समझने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोगों को जब पुलिस थाने पे जाते हैं तो उनको कि अपनी जो साथ अपराध हुआ रहता है उसको लिख कर देने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस पे मैंने पहले वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज जैसे कि हम इस वीडियो में एफआईआर किस तरीके से दर्ज होता है, आगे की उसकी कैसे कार्रवाई होती है, इन सारी बातों को हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक सुनना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है कि एफआईआर किस अपराध में दर्ज होता है। दोस्तों, हमारे कानून में अपराध को दो भागों में बांटा गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों, मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना रखा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, संज्ञेय अपराध में जो है एफआईआर दर्ज होता है और असंज्ञेय अपराध में एनसीआर दर्ज होता है। संज्ञेय अपराध जो होता है संगीन किस्म का अपराध होता है, उसमें तत्कालीन जांच पड़ताल करना होता है ताकि अपराधी को सजा जल्दी से दिया जा सके, वो कोई दूसरा अपराध न करे। इस वजह से उसमें एफआईआर दर्ज करके, यानी पुलिस को यह शक्ति दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध, कोई संगीन अपराध करता है तो उसमें तत्कालीन एक रिपोर्ट दर्ज करे। जो व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उससे रिपोर्ट दर्ज करके जल्दी से उस पर कार्रवाई चालू कर दे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, आगे की जांच करे। तो इसलिए उसको एक एफआईआर, एक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। तो दोस्तों, जब आपके साथ जो संगीन जो अपराध होता है, संगीन अपराध का मतलब होता है कि हत्या हो गया, रेप हो गया, अपहरण हो गए, तो ऐसे जो अपराध होते हैं ये संगीन अपराध में होते हैं। तो जैसे पुलिस को इसकी सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई या रेप हुआ है या अपहरण हुई है, तो उसमें तत्कालीन एफआईआर एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं, यानी ये कहाँ पे हुआ है, किस व्यक्ति के साथ हुआ है, इसमें कौन कौन लोग हैं, ये एक सादे कागज में वो सब लिखते हैं या आपको लिख के भी दे सकते हैं और उस पर फिर वो तत्कालीन जांच पड़ताल या उसमें जो भी कार्य होता है करना चालू कर देते हैं। तो ये होता है एफआईआर। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश का है ये, यानी ये है ललिता वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। ये 2014 का सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर आया था। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी सबको कि आपका कर्तव्य, आपका ड्यूटी है कि कोई भी अगर संज्ञेय अपराध आपके पास आता है तो आप एफआईआर दर्ज जरूर करो। इसके बाद एक जजमेंट और है दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, ये मैटर था 1969 का। इसमें कहा कि पुलिस अधिकारी को जब भी किसी संज्ञेय अपराध की जब सूचना मिलती है तो उनके पास पहला विकल्प, सबसे पहला जो उनका विकल्प है वो एफआईआर दर्ज करना है। वो बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, वो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करें। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एफआईआर का मतलब कितना होता है, इसका कितना महत्वपूर्ण है किसी भी अपराध में। दोस्तों, अब एफआईआर के बारे में अब आप कहाँ जान सकते हैं, हमारे कानून में इसके बारे में कहाँ बताई गई है। तो दोस्तों, सीआरपीसी सेक्शन 154 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 154 में 3 बातें बताई गई है। दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों, पहली बात बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो पुलिस वाले के पास जाओ और पुलिस वाले के पास लिखित या मौखिक उस अपराध की सूचना दर्ज करा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो अपराध हुआ है वो लिखकर भी दे सकता है या मौखिक भी दे सकता है। पढ़ा लिखा होगा तो अगर उसको चाहे तो वो लिख के भी दे सकता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मौखिक भी दे सकता है। अगर जो मौखिक यानी जो बोल के दे रहा है उसकी पुलिस सूचना दर्ज करेगी और उसको पढ़ के सुनाएगी कि ये बातें आपने जो बताया मैंने लिखा है, आप इस पे हस्ताक्षर कर दो। दोस्तों, ये प्रक्रिया बताई गई है। अगर कोई लिख के देता है, उस पर हस्ताक्षर करके देता है तो उसको पुलिस अधिकारी लेंगे। ये हो गया कि आपके साथ जो अपराध हुआ है उसको किस तरीके से आप पुलिस को सूचना दोगे। दोस्तों, इसमें एक महिलाओं के लिए भी बताई गई है कि अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो महिला अपने किसी महिला पुलिस ऑफिसर को वो सारी बातें इंफॉर्मेशन बता सकती है, उसकी सूचना महिला अधिकारी को ही बताएगी, महिला अधिकारी उसकी सूचना दर्ज करेगी। दूसरी बात बताई गई, जो सूचना दिया गया है या तो व्यक्ति ने लिख के दिया या मौखिक दिया है, जो भी बातें लिखा गया है उसकी एक प्रति यानी एक उसकी फोटोकॉपी निःशुल्क यानी फ्री दी जाएगी जिस व्यक्ति ने ये सूचना दर्ज कराई है। और तीसरी बात बताई गई है कि अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी
आपकी बातों को नहीं लिखता। जैसे कि पहली बातें मैंने आपको बताया, तो अगर कोई सूचना नहीं दर्ज करता पुलिस अधिकारी, तो आप उसके सीनियर को यानी एसपी डीएसपी को उस सूचना को दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। या तो आप उनके ऑफिस में भी जाके देख सकते हैं या आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो ये 3 बातें बताई गई है दोस्तों। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफआईआर कौन लिखाएगा, कौन बताएगा, क्योंकि पीड़िता कभी कभी इस चीज को नहीं बता पाती। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि एफआईआर कोई भी व्यक्ति लिखवा सकता है, कोई भी दर्ज करा सकता है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी दर्ज करा सकता है, पीड़ित व्यक्ति के कोई रिश्तेदार भी दर्ज करा सकता है, या उसके कोई मित्र भी दर्ज करा सकता है, या जो अपराध पीड़ित के साथ हुआ है उस अपराध को किसी ने देखा है वो भी उसका सूचना पुलिस को दे सकता है और पुलिस उसका एफआईआर दर्ज करेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एफआईआर किसी को भी ये नहीं कहा गया कि सिर्फ पीड़िता जिसके साथ ये घटना हुआ है वही एफआईआर दर्ज करा सकता है। एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। और दूसरी इसमें एक और बात बताएगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले आपसे सारी बातें पूछेंगे, नहीं, आपको जितना भी ज्ञान है। क्या होता है कि किसी किसी अपराध में व्यक्ति कोई ऐसा घटना हो जाता है कि कुछ बातें भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। तो ये बिल्कुल आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपके साथ जो घटना हुआ है उसको डिटेल में बतानी, कोई जरूरत नहीं है। ये केस मैं आपको बता देता हूं। मोतीराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का ये केस है। इस 2018 में ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बताई। सबसे पहले तो ये बात बताई कि जो अपराध जो है ना उसको ब्यौरा से, उसको पूरा विस्तार से ब्यौरा बताने की जरूरत नहीं है। यह कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि उसमें आपको पूरा ब्यौरा देना ही है, उसमें पूरी बातें बतानी है। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता चुकी। दूसरी बात इस केस में बताया मोतीराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के केस में कि दोस्तों जो आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो वो ट्रायल में नहीं मानी जाएगी, उसकी साक्ष्य में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसका इस्तेमाल जब तक हो सकता है जब तक पुलिस अधिकारी जांच करती है। तो दोस्तों ये बहुत नॉलेज वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप एफआईआर दर्ज कराते हो, जो चीजें आप लिख के देते हो, वो पुलिस जब तक जांच करती है, जब तक रिपोर्ट पेश करती है, तब तक वो मान्य है। जब न्यायालय में जब उसकी कार्रवाई चालू हो जाती है, जब आपका केस ट्रायल में चला जाएगा, जब उस पर कार्रवाई मजिस्ट्रेट चालू कर देगा, तब उसका कोई मान्य नहीं है, उसको आप कोई भी साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो जब तक पुलिस जांच करती है तब तक उस एफआईआर का मान्यता होती है। यानी सीआरपीसी के जब सेक्शन 169 और 170 का जब तक प्रोसेस हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं रहता। यानी सीआरपीसी सेक्शन 169 और 170 का जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक उस एफआईआर का मान्य है। यानी उस पुलिस वाले को उस एफआईआर के अकॉर्डिंग चलना है। और जैसे सेक्शन 169 और 170 का कार्य हो गया, यानी प्रक्रिया हो गई, तो उस एफआईआर का कोई मान्यता नहीं रह जाता। उस एफआईआर का जो आप लिख कर दिए उसका कोई मान्यता नहीं रह जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो एफआईआर जो है किसी भी अपराध की पहली सीढ़ी है। यानी पहला स्टेप है कि जो अपराध हुआ है उसकी शुरुआत वहां से होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपने कोई बातें एफआईआर में नहीं बताई है वो बाद में प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जितना भी ज्ञान है, आपके साथ जो भी अपराध हुआ है या आपने जो भी अपराध देखा है, या आपके दोस्तों के साथ या आपके मित्रों के साथ जो भी घटना हुआ है, उसमें जितना भी आप जानते हैं आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाके उतना ही बता सकते। कोई एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले आपसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं पूछ सकते। और ये भी चीजें मैं बता दूं, वो अपनी तरफ से कुछ लिख भी नहीं सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे केसों में गाइडलाइन भी आया है कि पुलिस वाले कोई भी अपने तरफ से वो किसी भी बात को नहीं लिख सकते या किसी भी वर्ड को हाईलाइटेड नहीं कर सकते। आपके जो सूचना जो दे रहे हो, जो एफआईआर जो दर्ज हो रही है, उसमें ऐसा कोई पुलिस वाले कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 3 जजमेंट भी बताया। ललिता कुमार वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धारा 154(1) के तहत आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी कर्तव्य बनती है कि आप एफआईआर दर्ज करोगे। और दूसरा मैंने आपको बताया कोर्ट का 1969 का जो मैटर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि संघीय अपराध में पुलिस वाले को एक ही विकल्प है कि एफआईआर दर्ज करना ही है उसमें, उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
और तीसरी मैंने एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताया था, मोतीराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, जो कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का 2018 का मैटर था, जिसमें दो बातें बताई गई थी कि एफआईआर में विस्तार से ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, साइक्लोपीडिया नहीं है कि उसमें सारी चीजें बतानी जरूरत है, और दूसरी कि एफआईआर में की जो बातें हैं वो सिर्फ ट्रायल से पहले ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रायल के बाद उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में एफआईआर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको कोई बातें जानना है तो प्लीज़ आप दोस्तों कमेंट करना। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी एक वीडियो है कि पुलिस के पास किस तरीके से सूचना लिखकर दे सकते हैं, जो अपराध हुआ है उसमें कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं, सारी फॉर्मेट मैंने उस वीडियो में बता रखा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जरूर आप उस वीडियो को देखना। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। दोस्तों एफआईआर में कौन सी बातें बताई गई, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में लैंडमार्क जजमेंट के साथ बताया दोस्तों। तो मुझे आपको फिर से किसी नए टॉपिक पे बहुत जल्द फिर मिलने वाला हूं दोस्तों। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।